गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ज़ैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल GPC 12। इस लेक्चर में न्यूमेरिकल ऑन डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील को डिस्कस करूंगी, जो BTR के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME 308 मशीन डिज़ाइन की यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है। तो यहाँ हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हमें सवाल में दिया हुआ है एक सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की फ्लाईव्हील को डिज़ाइन करना है जो 185 किलोवाट पावर डिलीवर कर रही है 100 RPM पर। इसके अतिरिक्त हमें कंडीशन दे रखी है फ्लाईव्हील द्वारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का पर रिवोल्यूशन में डेवलप होने वाली टोटल एनर्जी का 15% है। तो हम इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई से। डेल्टा ई हमारा इक्वल है 15% ऑफ टोटल एनर्जी ई का। इसके अतिरिक्त हमें कंडीशन दे रखी है स्पीड में वेरिएशन मीन वैल्यू का 1% है आइदर वे, यानी मीन वैल्यू से अबव साइड भी हमारा 1% वेरिएशन हो रहा है और मीन वैल्यू से बिलो साइड भी हमारा 1% का वेरिएशन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्पीड का वेरिएशन N1 माइनस N2। N1 यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है, N2 हमारी मिनिमम स्पीड है। ये हमें मिलेगा 2% मीन स्पीड का। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.02 कैपिटल N। N यहाँ पर क्या है? N हमारा है मीन स्पीड। इसके अतिरिक्त हमें सवाल में दे रखा है रिम का डायमीटर 2.4 मीटर। तो यहाँ हम सबसे पहले फ्लाईव्हील के रिम का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम अदर डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लाईव्हील की रिम का मास निकालने के लिए हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है। जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई हमारा इक्वल होता है m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS। तो यहाँ पर m हमारा है मास ऑफ द फ्लाईव्हील रिम, r हमारा है फ्लाईव्हील रिम की रेडियस, ओमेगा हमारा है एंगुलर वेलोसिटी और CS हमारा है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा लीनियर वेलोसिटी v इक्वल होता है ओमेगा r के। तो यहाँ पर हम ओमेगा r की जगह लीनियर वेलोसिटी v को हम पुट कर देते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा m इंटू वी का स्क्वायर इंटू CS। तो यदि हम किसी तरह से यहाँ पर v का मान निकाल लें, वेलोसिटी का मान निकाल लें फ्लाईव्हील रिम की, इसके अलावा हम निकाल लें कोफिशिएंट ऑफ स्पीड का मान और डेल्टा ई का मान हम कैलकुलेट कर लें, तो इनके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं मास ऑफ द फ्लाईव्हील। तो मास ऑफ द फ्लाईव्हील के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड CS का मान। तो CS हमारा क्या होता है? CS का मान हमारा होता है N1 माइनस N2 अपॉन N। N1 हमारी है मैक्सिमम स्पीड, N2 हमारी मिनिमम स्पीड है और N है हमारी मीन स्पीड। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? जैसा कि हमने सवाल में देखा हमारा N1 माइनस N2 का मान था 2% ऑफ N। तो ये हमारा 0.02 N था। तो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें CS का फाइनल मान कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमें 0.02। इसी प्रकार से हम डेल्टा ई की कैलकुलेशन के लिए देख लेते हैं। डेल्टा ई हमारा इक्वल दे रखा है 15% ऑफ कैपिटल E, यानी टोटल एनर्जी का 15% है हमारा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का मान। तो हम यहाँ पर टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं टोटल एनर्जी हमारी इक्वल होगी वर्क डन पर साइकिल के। तो हमारा वर्क डन पर साइकिल होता है P इंटू 60 अपॉन N। ये सब जो फॉर्मूलाज मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, CS का मान, वर्क डन पर साइकिल, तो ये सब स्टूडेंट थ्योरी ऑफ मशीन में सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो हम इनको दोबारा रिवाइज यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर स्टूडेंट्स को इसको रिवाइज करना जरूरी है ताकि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हम पावर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। पावर हमें दे रखी है 185 किलोवाट, मल्टीप्लाई विद 10⁻³ वॉट्स में कन्वर्ट करने पर मल्टीप्लाई विद 60 अपॉन N का मान हमें दे रखा है नंबर ऑफ RPM 100। तो हमें मिलेगी E की वैल्यू 111,000 न्यूटन मीटर। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर डेल्टा E का मान कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें फाइनली डेल्टा E का मान मिलेगा 16650 न्यूटन मीटर। तो इस डेल्टा E के मान को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर मास ऑफ द फ्लाईव्हील निकालने के लिए। तो मास ऑफ द फ्लाईव्हील कैलकुलेट करने के लिए हमें
अब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी की। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लाईव्हील रिम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है। वेलोसिटी हमारी होती है पाई dn/60। तो डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील रिम हमें दे रखा है 2.4, n का मान हमें दे रखा है 100। पुट करने के बाद हमें फाइनली वेलोसिटी मिलेगी 12.57 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, CS जो हमारा आया 0.02 इसको पुट कर देते हैं, तो हमें फाइनली मास का वैल्यू मिलेगा 5270 किलोग्राम। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर फ्लाईव्हील की रिम का मास। तो जैसा कि हमारे पास फ्लाईव्हील की रिम का मास यहाँ आ गया है, तो हम फ्लाईव्हील की रिम के लिए डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं। तो फ्लाईव्हील के क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा फ्लाईव्हील की रिम का एरिया A इक्वल है फ्लाईव्हील की थिकनेस और विड्थ के मल्टीपल के। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं फ्लाईव्हील की थिकनेस है हमारी T और फ्लाईव्हील की रिम की विड्थ है B। तो हमारा एरिया होगा फ्लाईव्हील की रिम का B इंटू T। यहाँ हम फ्लाईव्हील की विड्थ को मान के चलते हैं कि ये थिकनेस की लगभग दुगनी होती है। तो हम यहाँ पर B की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ T। तो हमें मिलेगा एरिया का मान 2T का स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं फ्लाईव्हील की जो रिम का मास होता है वो इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के। तो वॉल्यूम का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए हम फ्लाईव्हील की सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्लाईव्हील के एरिया से। तो सरकमफेरेंस कितनी होगी हमारी 2πr, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हम एरिया से, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली डेंसिटी रो से। अब जैसा कि हम जानते हैं फ्लाईव्हील हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है और इसके मटेरियल के लिए हमारा डेंसिटी का मान होता है 7200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर फ्लाईव्हील की थिकनेस और विड्थ को निकालने के लिए। तो मास ऑफ द फ्लाईव्हील जैसा कि हमने कैलकुलेट किया अभी, ये हमारा आया था 5270 किलोग्राम, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। एरिया का मान हमारा था 2T स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट कर दी हमने 2T स्क्वायर। इसके अतिरिक्त हमने 2πr को लिख दिया यहाँ पर ट्वाइस ऑफ D डायमीटर की टर्म में। तो हमें फाइनली यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हमारी होगी लगभग 220 mm। तो थिकनेस जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो विड्थ होती है वो दुगनी होती है थिकनेस की, तो हमें विड्थ का मान मिलेगा यहाँ पर 440 mm। तो इस प्रकार से हमने फ्लाईव्हील की रिम के लिए विड्थ और थिकनेस दोनों की कैलकुलेशन यहाँ पर देख ली है। तो अब हम देख लेते हैं फ्लाईव्हील की हब की लेंथ और डायमीटर की कैलकुलेशन को। तो यहाँ हम सबसे पहले हब की डायमीटर की कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्लाईव्हील के हब का डायमीटर हमारा शाफ्ट के डायमीटर का जस्ट दुगना होता है। तो हमारा स्मॉल डी यहाँ पे क्या है, स्मॉल डी हमारा हब का डायमीटर है, वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ D1 के। और D1 किसको शो कर रहा है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ शाफ्ट को। इसी प्रकार से हम हब की लेंथ को यहाँ पर सिंबल स्मॉल a से शो करेंगे। तो यदि हम किसी तरह से यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट कर लें तो उसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं फ्लाईव्हील के हब का डायमीटर स्मॉल d। तो शाफ्ट के डायमीटर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं हमारा मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिशन इक्वल होता है π/16 इंटू टॉ इंटू D1 के क्यूब के। यानी इस फॉर्मूले में अगर हम किसी तरह से मैक्सिमम टॉर्क का मान पुट कर दें, शेयर स्ट्रेस का मान पुट कर दें, तो हमें शाफ्ट का डायमीटर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कास्ट आयरन के लिए हमारी शेयर स्ट्रेस का मान 40 मेगापास्कल है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टॉर्क का मान। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा मैक्सिमम टॉर्क इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ टी मीन के, यानी टी मीन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क का मान मिल जाएगा। और टी मीन हमारा होता है P इंटू 60/2πn। तो हमें पावर की वैल्यू सवाल में दे रखी है 185 किलोवाट्स, वॉट्स में कन्वर्ट करने के बाद में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 100, तो हमें मिलेगा टी मीन का मान 17664 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे टी मीन की वैल्यू को हम टी मैक्सिमम में पुट कर देते हैं, तो हमें फाइनली टी मैक्सिमम का मान यहाँ पे मिलेगा 35.328 मल्टीप्लाई विद 10⁻6 न्यूटन mm। तो इस प्रकार से हमें टी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर शाफ्ट के डायमीटर की कैलकुलेशन के लिए। तो हमें फाइनली यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट करने के बाद और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पुट करने के बाद शाफ्ट का डायमीटर मिलेगा 165
mm। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा हब का डायमीटर जस्ट शाफ्ट के डायमीटर का दुगना होता है, तो हमें हब का डायमीटर मिलेगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 165, ये मिलेगा हमें 330 mm के लगभग। अब हम जानते हैं हमारी हब की लेंथ रिम की विड्थ के इक्वल ली जा सकती है, यानी L हमारी इक्वल होती है B के। तो हमें जैसे कि हमने B की कैलकुलेशन अभी देखी है, रिम की विड्थ हमें मिली थी यहाँ पर 440 mm, तो इसको हम पुट कर देते हैं, तो हमें L का मान कितना मिला यहाँ पर 440 mm। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं आर्म्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का मान हमारा होता है बेंडिंग मोमेंट और सेक्शनल मॉडुलस का रेशियो, यानी हम बेंडिंग मोमेंट और सेक्शनल मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमें यहाँ पर A1 और B1 माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ये हमारा होता है जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है T/R इंटू एन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ पे इसको डायमीटर की टर्म्स में अपन लिख लेते हैं, तो हमें मिलेगा T/D इंटू स्मॉल n मल्टीप्लाई विद कैपिटल D माइनस स्मॉल d। तो जैसा कि हमें डायमीटर दे रखा है फ्लाईव्हील की रिम का 2.4 मीटर, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं इस डायमीटर के लिए हमारा नंबर ऑफ आर्म्स यहाँ पर होंगी 6, एज्यूम करके चलते हैं हम। और इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर हब का डायमीटर स्मॉल d जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया वो हमारा आया था 330 mm, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.33। तो हमें फाइनली बेंडिंग मोमेंट का मान मिलेगा 5078 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ न्यूटन mm। इसी प्रकार से Z की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो Z का मान हमारा यहाँ पर π/32 इंटू B1 का मान हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 0.5 A1 के इक्वल। जैसा हम जानते हैं हमारी माइनर एक्सिस जस्ट आधी होती है मेजर एक्सिस की, तो हमें फाइनली यहाँ पर मिलेगा Z का मान 0.05 A1 का क्यूब। अब जो बेंडिंग स्ट्रेस है हमारी, तो हम मान के चलते हैं कास्ट आयरन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का मान हमारा होता है 14 मेगापास्कल। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ फॉर्मूले में, तो हमें फाइनली A1 का मान मिलेगा लगभग 193.6, जिसको हम मान सकते हैं 200 mm के इक्वल। तो हमारी मेजर एक्सिस तो आ गई यहाँ पर 200 mm। इसी प्रकार से माइनर एक्सिस की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, ये होगी हमारी 0.5 A1, तो ये मिलेगी हमें 100 mm। इसके बाद हम फाइनली कैलकुलेशन देख लेते हैं की के डायमेंशन की। तो फ्लाईव्हील में जो हमने की लगाई है इसकी डायमेंशन हमें क्या लेनी होगी, इसके लिए हम जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिशन हमारा होता है L इंटू डब्ल्यू इंटू टॉ इंटू D1/2। तो जैसा कि हम जानते हैं L क्या है यहाँ पर की लेंथ है और W है हमारी विड्थ ऑफ द की। तो हमें यहाँ पर अगर की लेंथ निकालनी है तो हमारे पास शेयर स्ट्रेस का मान होना चाहिए, इसके अतिरिक्त हमें मैक्सिमम टॉर्क का मान हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास होना चाहिए शाफ्ट का डायमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं यदि हमारी शाफ्ट का डायमीटर 165 mm है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था अभी 165 mm हमारा डायमीटर है, तो उसके लिए की विड्थ हमारी फिक्स होती है, वो होती है स्टैंडर्ड विड्थ 45 mm। इसी प्रकार से थिकनेस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल t का मान हमारा होता है 25 mm। तो जैसा कि हमने मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारा था 35.328 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁶, तो ये इक्वल होगा हमारा L का मान हमें यहाँ पे निकालना है, विड्थ का मान हम पुट कर देते हैं 45, शेयर स्ट्रेस का मान हमने कंसीडर किया है कास्ट आयरन के लिए 40 मेगापास्कल, D1 का मान हमने अभी कैलकुलेट किया है शाफ्ट का डायमीटर 165। तो हमें फाइनली यहाँ पर L का मान कितना मिलेगा, L हमें कैलकुलेशन के बाद मिलेगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 238 mm। तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ दी की कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सवाल के अंदर फ्लाईव्हील की डिज़ाइन को पूरा किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल्टा ए की कैलकुलेशन के लिए सेकेंड ईयर थ्योरी ऑफ मशीन को ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि कई बार हमें डेल्टा ई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी होती है और उसकी बजाय हमें वहाँ पर टर्निंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ होता है और हमें मीन टॉर्क लाइन के अबव और बिलो एरिया दिए हुए होते हैं, उसके बेसिस पे हमें निकालनी होती है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू। तो इसके लिए स्टूडेंट जरूर रिवाइज कर लें थ्योरी ऑफ मशीन को। इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।